हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का नीट पे जी सीरीज में, जहां पर अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है, इस पे बारे में अपन बात करने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। एकदम ही बेसिक टॉपिक है इसमें, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप सभी को एकदम ही बताए जाएंगे। बस आपसे उम्मीद है कि आप साथ बने रहेंगे, ठीक है। साथ बने रहो, नोट्स को बनाते रहो और फिर देखो तुम कहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें से पूछे जाते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या क्या हैं और आपके इस चैप्टर में क्या क्या है, ध्यान से देखते रहो। बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर लास्ट में आता है आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दो इंपॉर्टेंट, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो जिसको अपन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। वो क्या है, आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन सब से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या पूछा जाएगा तो अपन पूरी वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की, भाई केमिस्ट्री है क्या, होता क्या होगा उसमें, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री क्या होती है, सिंपल सी चीज है। केमिस्ट्री में आप मैटर की स्टडी करते हो, ठीक है। वो साइंस की ब्रांच जिसमें आप स्टडी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। वो होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं यहां पर सिर्फ सिंपल सी चीज लिखूंगा, मैटर, सिर्फ मैटर लिखूंगा आगे, क्योंकि अपन को इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसके बारे में जब आप स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं केमिस्ट्री। बहुत सिंपल। अब क्या केमिस्ट्री एक ही टाइप का होता होगा, बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री बहुत टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी इंडस्ट्रियल, आपकी होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। एक होती है आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। और एक होती है एनालिटिकल, ठीक है, ये होती है आपकी एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है एक। और एक होती है आपकी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इस पे तो ये कलर देखने नहीं वाला है, तो एक काम करते हैं अपन व्हाइट से लिख लेंगे, बायोकेमिस्ट्री होती है ये, ठीक है। जिसमें आप सभी ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा, किसमें, बायो में आदित्य सर ने कराया होगा आपको, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। तो देखो इन सब में क्या क्या होता होगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप इंडस्ट्री में कौन कौन सी केमिकल यूज होते हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस यूज होती हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है, जब न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन की जब आप स्टडी करते हो तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। एनालिटिकल मतलब कौन सा कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब क्वांटिटी, जैसे किस केमिकल की क्या क्वालिटी है, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है, ठीक है, तो वो होती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब एग्जांपल सुन लो भाई, कि अगर यहां पर आपके पास एक सॉल्ट है, ठीक है, नमक है आपके पास, अब वो किस क्वालिटी का है, क्या वो प्योर है, क्या वो प्योर नहीं है, ठीक है। तो इसमें किस में आएगा, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अब एक आपके पास जूस पड़ा हुआ है, क्या वो कितने ml का है, ठीक है, क्या वो सही में 750 ml का है, क्या वो सही में 1 लीटर का है। इस सब चीजों के बारे में जब डिस्कस करते हो, वो क्या होती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहे हो। अब होती है बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपको आदित्य सर ने बताया होगा कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जनरली हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, ठीक है, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, जैसे ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, CO2 जा रही है, गर्म अपना ऑक्सीजन जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इन सब चीजों के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो होती है अपनी बायोकेमिस्ट्री।
क्या सर इन सब के बारे में पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, यहां पर हमको एक भी नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक है। हमको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से छोटे छोटे से टॉपिक आते हैं। हाँ, इनमें से कुछ कुछ टॉपिक आपसे उठ के आएगा उसमें, लेकिन एकदम ही डीप इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जो कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैटर क्या होता है उस पर जल्दी से चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अब मैटर क्या होता है, बहुत सीधा साधारण सी डेफिनेशन। मैटर वो चीज होती है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ठीक है। अगर मैं खुद खड़ा हुआ हूं, मेरा कुछ मास होगा, सिंपल सी बात है। अब मैं हवा से तो नहीं ही बना हूंगा, ठीक है। मेरा कुछ मास है और मैं अपना जगह पे जहां पे खड़ा हूं वहां पर एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? एक मैटर हूं मैटर। अब ये जो पेन है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर क्या कर रहा है? थोड़ा सा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ मास भी है, इसलिए तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो भी क्या है? एक मैटर है। आप जहां पर बैठे हो, आप भी तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होगे, बैठे हो, खड़े हो, ठीक है। वो क्या एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो आप भी क्या हो? एक मैटर हो, ठीक है। तो देखो मैटर क्या होता है, सिंपल साधारण सी चीज। मैटर वो चीज है जिसके पास मास है और जो क्या कर रहा है? स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को वो क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। बस इतना ही समझना है। अब नेचर ऑफ मैटर, मैटर कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है, तो देखो आपका जो मैटर है वो प्रेजेंट हो सकता है एज अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है। आपका वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और आपका वो किस में हो सकता है? गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसे ऐसे सॉलिड, लिक्विड, गैस उसके नेचर है, ठीक है। इन स्टेट में वो क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मैटर है वो 3 स्टेट में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। एक होता है सॉलिड, जो मैंने बताया, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। ये होता है ऐसे ऐसे, है कि नहीं? दिख रहा है आप सभी को? क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं गैस से लिक्विड पे चला जाऊं, लिक्विड पे सॉलिड पे चला जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। अब यहां पर थोड़ी थोड़ी सी चीजें अपन इन सब के बारे में देख लेते हैं। क्या कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर, मतलब एक अगर इधर है तो एक बहुत दूर होगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं उनके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर दूर हैं, जिसके कारण वो क्या होता है? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनको जोड़े रखने की ताकत है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल हैं इसके वो डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड हैं, लेकिन बहुत दूर, बहुत ही दूर, ठीक है। जिसके कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? काफी ज्यादा कम होगा। समझ गए? अब लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से गैस के कंपैरिजन में थोड़े पास होते हैं, ठीक है। गैस के कंपैरिजन में, ठीक है, तो क्या होंगे वो? उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े क्लोज होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे वो होंगे थोड़े से क्लोज, जिसके कारण देखो अब पास आ गए तो थोड़ा सा अट्रैक्शन भी आ जाता है भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हल्का सा रहेगा उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या है? सॉलिड एकदम सॉलिड है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम ज्यादा। तो ध्यान से सुनो, यहां पर क्या रहेगा? मॉलिक्यूल रहेंगे एकदम क्लोज, मॉलिक्यूल रहेंगे एकदम ही क्लोज, पास पास चिपके हुए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें होगा, इसमें होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा। एक सवाल आप सभी से, क्या मैं सॉलिड को कंप्रेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, टूट जाएगा कोई भी चीज। अगर मैं चाहूं, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं, ये छोटा हो जाए? नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? सॉलिड बेटा कभी भी कंप्रेस नहीं होता। क्या लिक्विड कंप्रेस होता है? हाँ, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े से दूर है। सॉलिड के पास कोई भी क्या नहीं है? जगह नहीं है, ठीक है। अगर अपन एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, ये इतना स्पेस दिख रहा है, खाली खाली व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, इसको ही अपन वॉइड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेट ऑफ मैटर, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्लियर। अब यहां पर देखो, लिक्विड में बहुत ज्यादा गैप है, ये देखो कितना ज्यादा गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये क्या हो सकते हैं? कंप्रेस हो सकते हैं। क्या गैस कंप्रेस हो सकती है? सर गैस के मॉलिक्यूल देख लो, गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर है,
तो उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, हम पास में ला सकते हैं। ठीक है, देखो तो इसके जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या हो सकता है, कंप्रेस हो सकते हैं। तो मतलब हमको क्या पता चला, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता, लिक्विड थोड़ा हो जाता है, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये सब अपन को थोड़ा एकदम मिनिमम थोड़ा सा एकदम हल्की सी इंफॉर्मेशन अपन को इस बारे में मिली। क्लियर? चलो अब मैंने पूछा था आप सभी से क्या मैं स्टेट को इंटरचेंज कर सकता हूं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा सकता हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कैसे, ध्यान से देखते रहना कि अगर आपके पास ये जो है बर्फ है, बर्फ क्या हो रही है, बर्फ हम आप सभी को पता है सॉलिड ही होती है। ठीक है, तो ये जो आइस है ये होती है सॉलिड, होती है ना सॉलिड, फ्रीजर में जाके देख लो एक बार, क्या होती है, वो होती है सॉलिड। अब जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो तो वो क्या होने लगता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हुआ होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, वहां पर बहुत कम था, यहां पर ज्यादा हो गया, वहां माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वहां जैसे ही आपने आइस को बाहर निकाला वो क्या हो गई, पिघल गई, और पिघल गई को क्या बोलते हैं अपन, कि वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मतलब अगर आपको सॉलिड से लिक्विड पर आना है, तो सुनना, सॉलिड से लिक्विड पर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म क्या बोलोगे, मेल्टिंग करना पड़ेगा या मेल्ट करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए सर, सॉलिड से हम लिक्विड चले गए, क्या मैं सॉलिड से क्या मैं लिक्विड से गैस जा सकता हूं, तो बिल्कुल जा सकते हो यार। क्या करो, अब ये जो पानी आपका निकल रहा है, ये जो आपका लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है, इसको एक बार इस बकेट में रख लो। ठीक है, इसके अंदर रख लोगे अगर, तो इसको हीट दे दो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे गैसेस देखने को मिलेंगी बहुत सारी। तो मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो लिक्विड है टेम्परेचर को गेन करने के बाद इसके मॉलिक्यूल ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, एनर्जी ले लिया उनने, और कोई भी एनर्जी ले लेगा तो उचकने लगता है, तो उसको क्या करेगा, वो सरफेस से जाएगा और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो, उसको वो प्रोसेस को बोल सकता हूं मैं एवापोरेशन, बोल सकता हूं ना एवापोरेशन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं एवापोरेशन, बहुत ही बेसिक है ये तो। चलिए, क्या सर अभी तो आप ऐसे गए, क्या हम ऐसे आ सकते हैं, बिल्कुल। देखो मुझको गैस से लिक्विड पर आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करो, उसके ऊपर लिड लगा दो, जहां से जो गैस निकल रही है उसके ऊपर एक लिड लगा दो, ढक्कन लगा दो, तो क्या होगा, गैस टकराएगी, ऊपर जम जाएगी, अपनी एनर्जी लूज करेगी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे किस फॉर्म में आएगी, लिक्विड के फॉर्म में, मतलब वो क्या हो रही है, वो हो रही है कंडेंस। अगर आप गैस को कंडेंस कर दोगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करके, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही कह रहा हूं, समझ पा रहे हो? ठीक, अब अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड पर जाना है तो क्या करूं मैं, यार ये तो बहुत इजी है। क्या करोगे, सुनो, अगर एक काम करो, पानी ले लो और फ्रीजर में रख दो, तो क्या कर रहे हो आप, उसको क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो ना। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कूलिंग कर दूं तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि मैं अपने जो मैटर है, जो स्टेट ऑफ मैटर, जो स्टेट है किसकी, मैटर्स की, उसमें मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं। समझ गए? तो ये सब कहानियां थी हमारी। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये एकदम ही हल्का था, पूरा चैप्टर नहीं हुआ है यहां पर, है ना, सिर्फ मैटर की क्या क्या स्टेट होती हैं वो सब चीजों के बारे में अपन ने क्या किया है, यहां पर सिर्फ हल्का सा डिस्कशन किया है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी होता है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, जब तक ये लिखना चाहो तो इसको लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसा होता है, अब देखो यहां पर जो मैटर है वो दो चीजों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है आपका मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस कैसे होता होगा सर, और मिक्सचर कैसे होता होगा, सबके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो भाई समझते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब कि कोई भी चीज जो है वो एक ही एटम से बना हो। नहीं समझे? एग्जाम्पल देखो, ये आपके सामने एक हीरा घूम रहा है, अगर मैं डायमंड की बात करता हूं, ठीक है, ये जो आपका डायमंड है ये किस किस चीजों से बना हुआ है, सिर्फ कार्बन से। इसका एक और ले लो, कौन सा, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट जो है वो किस चीजों से बना हुआ है, सिर्फ कार्बन से। मतलब उनको मैं क्या बोल सकता हूं, उनको मैं बोल सकता हूं प्योर सब्सटेंस। मतलब क्या हो रहा है, उनकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है, मतलब एक ही टाइप से चीजों से बड़े हुए हैं। मतलब मैं क्या बोलूंगा, सेम एटम से जो भी चीजें बनी होती हैं तो उसको मैं बोल सकता हूं प्योर सब्सटेंस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब वो फर्दर डिवाइडेड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं बहुत अच्छे से, तो दोनों समझ में आ जाएगा। एक आपका कंपाउंड ले लेते हैं। कंपाउंड क्या होगा, एक से ज्यादा डेफिनेट प्रपोर्शन होंगे, मतलब हो सकता है कि अलग अलग टाइप की चीजें जुड़े हों। जैसे कि एग्जाम्पल आपका HgO, ठीक है, ये क्या है आपका मर्क्यूरस ऑक्साइड, ठीक है, जिसको मर्क्यूरिक कैलेक्स भी बोल देते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूं, हीट करता हूं, मैंने इसको क्या करा, हीट करा, तो ये टूट जाता है Hg में और यहां पर O2 में। अब ध्यान से सुनते चलना, ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो जाएगा। ये जो अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो ये Hg2 हो जाएगा, ये हो गया आपका पूरा बैलेंस। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब ये जो था, ये जो है HgO, ये है एक कंपाउंड, ये है एक कंपाउंड जिसमें देखो ध्यान से सुनना, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में दो एक से ज्यादा कंपोनेंट हैं। मतलब कि जो आपका मरकरी है और जो आपका ऑक्सीजन है वो है तो फिक्स्ड कंपोजिशन में, ठीक है, मगर अलग अलग कंपोनेंट हैं। वो Hg अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, लेकिन क्या एक एक कंपोजिशन में वो जुड़े हुए हैं, तो फिक्स कंपोजिशन में, ठीक है। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड वो भी होते हैं जो डिकम्पोज हो सके, ठीक है, तो जो कंपाउंड होते हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आपके एलिमेंट है वो क्या नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे सर, तो देखो इधर आओ, यही एग्जांपल में वापस आते हैं। ये जो आपको HgO दिख रहा है, जैसे ही मैंने हीट दिया ये टूट गया, डिकम्पोज मतलब टूटना समझो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये टूट गया। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है आपका कंपाउंड है जो कि क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन सबने क्या बोला, एलिमेंट जो है आपके, एलिमेंट क्या है, ये जो Hg और O2 अलग अलग, देखो Hg एक एलिमेंट, O2 एक एलिमेंट, ये जो आपके दो एलिमेंट हैं इसको अगर मैं डिकम्पोज करना चाहूं तो ये क्या नहीं होंगे, डिकम्पोज ये नहीं होंगे। समझ में आ गया, ये नहीं होंगे आपके डिकम्पोज। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से बने रहे और जो एलिमेंट होते हैं जो डिकम्पोज ना हो। डिकम्पोज कैसे ना हो, ऐसे तो टूटे ना फर्दर। कंपाउंड क्या होता है, जो डिकम्पोज हो सके। एग्जांपल आपके सामने, ये जो HgO है ये टूट रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये कंपाउंड है, ठीक है, टूट के दो एलिमेंट दे रहा है तो जो कि वापस से टूट नहीं सकते। अब Hg को आप अलग नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो तो फर्द एक खुद ही एटम है, समझ रहे हो, Hg तो खुद ही एक एटम है, खुद ही एक एलिमेंट है, तो उसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। कैसे तोड़ दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपकी चीजें हो गई। अब सुनो, अब यहां पर और साइंटिस्ट आए, दो तीन बातें उन्होंने अपनी मर्जी से कर दी बिना कुछ जानी पहचाने। कैसे कि एलिमेंट ना ही टूटेगा ना ही बन सकता है, जो मैंने अभी बोला, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक। लेकिन आप सभी को पता है कि साइंटिस्ट आपस में भिड़ते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे भाई, तो सुनो फिर क्या हुआ, बॉम्बार्डिंग कर दी। अब नाइट्रोजन के ऊपर एकदम सीधा साधा नाइट्रोजन जो बैठा हुआ है, ऐसा दिखता है नाइट्रोजन, 14 क्या है उसका मास है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऊपर जो लिखते हैं वो मास लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। क्लियर, चलो अब जैसे ही नाइट्रोजन जो खाली बैठा हुआ था उसके ऊपर कर दी बॉम्बार्डिंग, ठीक है, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। जैसे ही बॉम्बार्डिंग कर दी, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन अभी सिंगल एलिमेंट है, जैसे ही इसने बॉम्बार्डिंग कर दी, इसने अलग अलग क्या करे, वहां पर एलिमेंट प्रोड्यूस करे। ऐसा 17 ऑक्सीजन, यहां पर ये 8, और यहां पर इसने एक ऐसा हाइड्रोजन टाइप का प्रोड्यूस किया। समझ गए, ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या बोला गया था, एलिमेंट टूटते नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा हम तोड़ के दिखाएंगे। नाइट्रोजन के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी, अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल की जैसे ही उन्होंने कर दी बॉम्बार्डिंग तो उनको दो अलग अलग एलिमेंट मिले, तो फिर आपका ये चीज फेल हो गया कि जो आपका एलिमेंट है वो नाइदर फॉर्म हो सकता है ना ही वो बन सकता है, ठीक है, ना ही वो बनेगा, ठीक है। ये बोलते थे पहले कि आप एलिमेंट को बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने बना के तो दिखा दिया, तो ये वाली जो थ्योरी है ये फेल हो जाती है।
क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था आपका कौन का प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब आ गया फिर आपका होता है एक मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा, यहां पर क्या था, फिक्स कंपोजिशन था ना, यहां पर क्या हो सकता है, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, अलग अलग नंबर से प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप सभी जानते हो एयर, ये आपको एयर दिख रही है, एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, अलग अलग कंपोजिशन में गैसेस हैं, ठीक है। तो उसको ही अपन क्या बोल सकते हैं कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बोल सकते हैं इसको, आपने सुना ही होगा। चलो अब जो आपका मिक्सचर है, ध्यान से सुनना, मिक्सचर जो है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, एक होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस, ठीक है। आप सभी जानते ही हैं होमोजीनियस मतलब होता है सेम, मतलब कि एग्जांपल फिर से सुन लो भाई, आपके पास एक सिलेंडर है, ये देखो ये रहा आपके पास सिलेंडर, यहां पर लगी हुई है एक नोब, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसके अंदर O2 भरा हुआ है और मान लो N2 भी भरा हुआ है, नाइट्रोजन भी है और O2 भी है, ठीक है। तो अब तुमको बोलना चाहिए कि सर ये जो होगा गैस ये हेटेरोजीनियस होगा, बोलोगे, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं ये होमोजीनियस होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, दोनों का जो फेस है या फिर मैं बोलूं स्टेट, जो मैंने आपको बताया, स्टेट भी बोल सकता हूं मैं, फेस भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो जो दोनों का जो स्टेट है वो सेम है, दोनों का स्टेट क्या है, सेम, दोनों गैसेस हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है यहां पर, मिक्सचर, बोल सकता हूं ये बात है कि नहीं। तो सर हेट्रो क्या होता होगा, दिमाग में आ रहा होगा, सर फिर हेट्रो क्या है, अगर ऐसा चीज है तो हर चीज में ही होमोजीनियस होना चाहिए था, हेट्रो तो होगा ही नहीं, आप कभी एग्जांपल ही नहीं दे पाओगे। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल दे पाऊंगा। देखो जरा बाहर निकलो, आजकल तो बहुत पॉल्यूशन चल रहा है ना, जरा बाहर निकलो, आपको धूल मिलती होगी, आपको क्या मिलती होगी, धूल मिलती होगी। धूल में क्या रहता है, एयर तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ थोड़े थोड़े से डस्ट के पार्टिकल रहेंगे, मतलब वो क्या है, जो आपका ऐसे लिख दूं मैं, डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट और साथ में एयर, मतलब डस्ट क्या होती है, सॉलिड होती है, और जो एयर है वो एक गैस है। तो दो अलग अलग स्टेट है ना, दो अलग अलग फेस है ना, तो उसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, समझ गए। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, समझ में आ गया। प्योर सब्सटेंस जो एक एटम से बने हो, और फिर एक होता है मिक्सचर जो हो सकता है ज्यादा हो उसमें, ठीक है। यहां पर क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट डिकम्पोज नहीं होता ना, आप इससे नया बना सकते हो, ठीक है, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नया हमने बना के दिखा दिया, बॉम्बार्डिंग करा दी थी एक साइंटिस्ट ने, ठीक। फिर कंपाउंड, कंपाउंड जो है कि वो डिकम्पोज हो सकता है, कंपाउंड डिकम्पोज होके एलिमेंट बना सकता है, ये जो अपन ने देखा, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे आओ, फिर मिक्सचर में बात करा हमने हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस में क्या है, जो आपका धूल होता है, मतलब डस्ट प्लस एयर, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है वो। और एक और आपका एग्जांपल कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसका, होमोजीनियस मिक्सचर की सारी जो गैसेस जो सेम फेज में है उसको क्या मैं बोल सकता हूं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, एथेनॉल का भी ले सकते हो। एथेनॉल प्लस वाटर क्या होगा, देखो अगर मैं एथेनॉल, एथेनॉल प्लस वाटर मिला दूं प्लस H2O डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये सेम फेस हो जाएगा, और एक टाइम के बाद आप पहचान ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर एथेनॉल डाला हुआ है। तो उसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, होमोजीनियस, मतलब कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चीजें हैं तो वो होमोजीनियस में आएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हेटेरोजीनियस में आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बहुत शॉर्ट में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, थोड़ा सा यूनिट्स के बारे में बातें करते हैं। ये रही आपकी यूनिट्स, ठीक है। देखो क्या मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये बहुत ही एकदम ही बेसिक टर्म है जो कि आपने पढ़े होंगे, मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो कंफ्यूज किस चीज में रहते हैं, मास और वेट में, कि सर मैं अपना मास बोलूं या फिर मैं अपना वेट बोलूं। और सर कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो आपका वेट है ना वो वेरी होते रहता है, कि मेरा अमेरिका में इतना वेट था, इंडिया में आज मेरा इतना है, नो अगर मैं कहीं और चला जाऊंगा तो मेरा, अंटार्कटिका में चला जाऊंगा तो मेरा वेट इतना हो जाएगा। सर एक बात बताओ, मगर मेरी बॉडी तो उतनी ही है, तो फिर मेरा वेट कैसे चेंज हो रहा है, समझते होगे ना, ठीक है। तो इसका ही एक एग्जांपल आप सभी को मैं देता हूं कि ध्यान से देखना है। पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो कि यहां पर मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अंदर मतलब मेरे अंदर कितना अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है, मास है। समझ में आ गया। अब देखो क्या है, द फोर्स एक्सटर्नल बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड तुम्हारा वेट।
मतलब मेरे मास के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है उसके साथ जो आपका वेट आया, जो वजन आया, वो क्या होगा? आपका वेट होगा। एग्जाम्पल समझेंगे? देखो, ये जो आपका दिख रहा है, ये स्केलेटन अभी अर्थ पे घूम रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका स्केलेटन अभी है ना, ये अर्थ पे घूम रहा है, ठीक है, ये है अभी अर्थ पे। तो अभी अगर ये अर्थ पे है, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा बेटा? देखो, इसमें लगेगी आपकी कौन सी? ग्रेविटी वर्क करेगी, इसमें लगेगी ग्रेविटी, है ना? फिजिक्स वालों जरा बता देना कितनी ग्रेविटी लगती है। ठीक, अब इस पे लगेगी ग्रेविटी, तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि यहां पर मास तो इसका है ही कुछ ना कुछ, और साथ ही साथ इसमें ग्रेविटी भी लग रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको बोलूंगा क्या? वेट। तो अब मैं इसको बोलूंगा वेट, वेट। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? अब अगर मैं इस स्केलेटन को उठा के फेंक दूं स्पेस में, अब अगर मैंने स्पेस में फेंक दिया तो यहां पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ग्रेविटी तो आपकी जीरो हो गई। ग्रेविटी जीरो हो गई तो अब सिर्फ आपका जो बॉडी के अंदर जितना वजन है, जो आपके हड्डियों का वजन है, जो आपके स्किन का वजन है, वो होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? मास बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? अब मास बोलूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ स्केलेटन, और यहां पे मैं बोलूंगा वेट ऑफ स्केलेटन। समझ गए? ठीक है, तो सर आपने अभी हम लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि अमेरिका में इतना वजन, अंटार्कटिका में इतना वजन, तो आपने कैसे बताया था? देखो भाई, हम सबको पता है अर्थ के अंदर ग्रेविटी जो है वो वेरी हो सकती है, अर्थ के अंदर ग्रेविटी वेरी हो सकती है। और अब अगर खुद सोचो, ठीक है, आपका मास तो कांस्टेंट है, वो मैंने माना, आप हर जगह मान लो 40 किलो के ही हो, आप हर जगह मान लो 100 किलो के ही हो, लेकिन अगर कहीं पर ग्रेविटी ज्यादा रही या कम रही तो आपका वेट क्या है? वो कम हो जाएगा। कम या ज्यादा हो जाएगा? कम या ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे ग्रेविटी 10 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 9.8 कुछ भी है, ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ तो कैलकुलेशन एरर आएगा। ठीक है, तो उसको क्या मैं बोलूंगा कि आपका वेट वहां पर कम था, यहां पर ज्यादा है। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, यहां से ये क्या है? आपका ग्रेविटी है, तो मैं बोलूंगा कि मास प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। मास प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, यहां से ग्रेविटी को ही हटा दूं, अगर मैं ग्रेविटी को ही जीरो कर दूं तो वेट नहीं आएगा। वेट नहीं आएगा तो आपका सिर्फ क्या आएगा? मास आएगा। क्या आएगा? मास आएगा। ठीक है, तो मास क्या होता है आपका? जो भी आपके अंदर अमाउंट है, ये जो दिख रहा है आपको, अमाउंट ऑफ मैटर। और वेट क्या होता है? ग्रेविटी के साथ जो अमाउंट है उसको क्या बोलूंगा मैं? वेट बोलूंगा। क्लियर? चलो, अब आप ऐसा जाओ, अपना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। वॉल्यूम सबको पता होता है वैसे तो, कि जैसे कि एरिया का क्या वॉल्यूम है, उसमें सब LBH 3 टर्म लगती हैं। ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, इन सब चीजों में अपन उसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इन सब का एक रिलेशन होता है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ये होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मुझे अब यहां पे मास का वैल्यू निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम का निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? डेंसिटी होता क्या है? वैसे तो सबको समझ में आना चाहिए एक बात, अगर एक पर्टिकुलर एरिया पर मैं बात करूं, ठीक है, उसके अंदर जितना मास भरा हुआ है उसको क्या मैं बोलूंगा कि डेंसिटी है। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि एक कमरा है, एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे लोग भर दिए, तो आप क्या बोलोगे कि वो बहुत डेंस है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पर बहुत सारे लोग हैं, तो उसको अपन ने नाम बोल लिया डेंसिटी। अगर एक वही एरिया है, वॉल्यूम सेम है, और अगर वहां पर आपने कम लोग को रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पर डेंसिटी कम है। समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो यहां पर अपन ऐसे बताते हैं कि एक, अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एरिया पर, ये रहा आपका पर्टिकुलर एक एरिया, जिसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितना उनका अमाउंट प्रेजेंट है मैटर का, ठीक है, उसको ही मैं क्या बोलूंगा? टोटल डेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये क्या है आपका? सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम के अंदर ये क्या है? कितना मास प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा? आपका डेंसिटी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? ठीक है, तो ये अपना बहुत नॉर्मल। चलो आगे, अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप सभी ने पढ़ा हुआ है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में।
ठीक है, सबको पता होगा केल्विन से कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 273 वहां उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको केल्विन में जाना है तो आप प्लस कर दोगे डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना माइनस कर दोगे। मतलब अगर आपके पास ऐसा गिवन है, ठीक है, कि 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जाना है तो प्लस कर देना। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 283 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, देखो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन होता है, सबको पता होगा ये। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट क्या होता है, फिर फ़ारेनहाइट होता है आपका 5/9 5/9 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ यही लगेगा, देख लेना, आपको फ़ारेनहाइट बहुत ही कम, बहुत ही रेयर 0.1%। ठीक है, ये सब तो आपके एकदम बेसिक थे, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आपको ये पूरे बेसिक जो थे यहां पर आपके क्लियर हो चुके हैं। खट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं, मासेस भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है तुम्हारा एटॉमिक मास, मतलब एटम का जो मास होगा वही एटॉमिक मास होता है। ठीक है, हम सबको पता है एटम बहुत छोटा होता है। ठीक, उस टाइम पर बहुत पहले साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा चीज जो दिख रही थी उसको ही उठा के उन्होंने सैंपल ले लिया। आप खुद बताओ, अच्छा अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा क्या है, पानी है, उनको भी पानी ही देखा। उन्होंने क्या करा, देखो उन्होंने करा कि H2O का जो करा एनालिसिस, H2O का एनालिसिस करा तो उनको एक रेशियो देखने का मिला कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, 11.19 पर जो है परसेंट हाइड्रोजन है, ऑफ हाइड्रोजन है यहां पर। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का वो मास है वो 88.89% किसका मास है यहां पर, ऑक्सीजन का मास है, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के दोनों मास की बात चल रही है कि यहां पर इतना परसेंट जो है वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इतना परसेंट क्या है, अपना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन भाई ठीक है, अब खुद सोचो हमें दिखता क्या है। अगर मैं इसका सिंपल रेशियो बनाना चाहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो कितना आ रहा है, देखो 1:8 आ रहा है। लेकिन एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि लेकिन सर हमको तो 2:1 दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर जो आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है H2O दिख रहा है, यहां पर हमें जो रेशियो दिखता है वो कितना दिखता है, 2:1 दिखता है। मतलब कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होगा ऑक्सीजन के एक मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो 2:1 दिख रहा है हमें। ठीक है, जब दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन को लिया गया, ध्यान से देखना, ठीक है, जब दोनों की दोनों, ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी और ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई, इन दोनों को जब कंसीडर किया गया, इन दोनों को एकदम ऐसे पकड़ा, कैलकुलेट किया, तब उन्हें पता चला, एक ऑब्जर्वेशन मिलती है जब 1/8 की रेशियो और आपका 2:1 का इन्होंने देखा, ऑब्जर्व करा, तो उन्हें एक वैल्यू पता चलती है, वो होती है आपकी 1:16 की वैल्यू, इतनी वैल्यू आती है। अब सर ये क्या है, क्या क्या कर दिया आपने, देखो उन्होंने क्या किया, दोनों को उठाया, एक इसका रेशियो एक इसका रेशियो, ठीक है, उसको एनालिसिस किया, तब पता चला कि यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान से देखना, कि जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोजन का, ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोजन का और ये रहा आपका ऑक्सीजन का। तो उनको इस वैल्यू से ये पता चला कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन है, मास ऑफ जो आपका ऑक्सीजन है वो 16 टाइम है मास ऑफ हाइड्रोजन की, मास ऑफ हाइड्रोजन के, समझ पाए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना टाइम है, 16 टाइम है हाइड्रोजन के मास से, समझ में आ गया। तो ये इनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि जो एक है वो हाइड्रोजन का होगा, फिर 16 जो है वो ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इन्हें अब क्या पता चल रहा है, मासेस के बारे में पता चल रहा है, दूसरी चीज के तो उन्होंने देखा ही नहीं, दूसरे एटम तो उन्होंने देखे ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो आपको एक दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो क्या है वो 1 है, हाइड्रोजन को जो मास आ रहा है 1 आ रहा है, तो उनने इसको ही क्या कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया, इसको ही इन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया। तो आपने सुना होगा जब एटॉमिक मास वो बना रहे थे तो वो किसको स्टैंडर्ड लिया था, उन्होंने सबसे पहला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को लिया था। तो कैसे लिया था, वो ऐसे ही लिया था, समझ में आएगा इतना। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू आ रही थी 1, तो उन्होंने स्टैंडर्ड किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया। क्लियर, तो इससे ही ध्यान से सुनना, इससे ही उन्होंने बाकी के एटम के क्या निकाले, मासेस निकाले। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव
एटॉमिक मास, इसको ही बोलते हैं। वो क्या होता है सर? तो देखो वो क्या होता है, वो होता है आपका मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। इसको ही क्या बोलते हैं, ध्यान रखना एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना तुम इसमें, ये इसमें और इसमें, ठीक है, एटम की बात चल रही है। तो देखो यही होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। आप ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूल कर दूं, यहां पर एक मॉलिक्यूल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सही चल रहा है, ठीक है यहां तक? तो ऐसे उन्होंने चीजें को निकाला, ठीक। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू 1 आ रही थी तो उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया, क्योंकि अब उन्हें एक और वैल्यू पता चल गई थी, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का भी तो वो 16 लेके आ गए थे। जैसे ही वो लेके आ गए 16, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम अब ऑक्सीजन को भी एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो हाइड्रोजन को हटाया गया और किसको बनाया गया स्टैंडर्ड, ऑक्सीजन को। तो अब वो निकालने लगे किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन वहां पर एक उनको आ गई दिक्कत, ठीक है, ये चलो कहानी चल रही है अभी। यहां पर उनको आ गई एक दिक्कत, क्योंकि वो किस में आने लगे थे, होल नंबर में आने लगे थे, होल नंबर में वो आने लगे थे। तो उनको ऑक्सीजन को हटाना पड़ा कि भाई सही से आप वैल्यू नहीं दे पा रहे ऑक्सीजन सर, ठीक है, तो आप मत दो, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उसको हटाया गया। एट लास्ट जो अपन आज यूज करते हैं, वो अपन यूज करते हैं क्या, देखो अब हम जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड, वो होता है कार्बन C12, जो क्या होता है, जो होता है आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज करा जाता है एज अ स्टैंडर्ड, किसके लिए, किसी का भी एटॉमिक मास निकालने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कोई भी यूनिट का यूज नहीं करते थे, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं लेते थे वो, लेकिन जैसे ही आप अब तो मॉडर्न हो गए ना जमाना, तो वो नाम भी देने लगे। तो यहां पर एक यूनिट दी गई जिसको अपन यू से शो करते हैं, या फिर आप यूनिफाइड मास बोलते हैं, जिसको मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, यू से शो करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास बोला जाता है, या फिर उसको ही हम बोल देते हैं और AMU। AMU क्या होता है आपका, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है आपका AMU, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या हो गया, देखो भैया साइंटिस्ट को पहले कुछ नहीं मिल रहा था, उन्हें दिख रहा था पानी, तो उन्होंने उसका एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करा तो पता चला कि हाइड्रोजन के अंदर 11:88 का है। अगर सिंपल रेशियो में करें उसको तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। डिवाइड कर दिया, कुछ बड़ी बात नहीं, 1/8 आ गया। लेकिन हमें दिखता कैसा है, हमें दिखता है 2 रेशियो जैसा। तो उन दोनों को ऑब्जर्वेशन को उठाया, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो हमें दिखता है, दिखता है हमें कैसा, 2/1 रेशियो का। तो हमने दोनों ऑब्जर्वेशन को उठाया, फिर उन्होंने निकाला कि जो ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम होता है किससे, हाइड्रोजन के मास से, ठीक है। तो वहां पे उनको एक पता चल गया कि भैया 1/16 है। तो क्या पता चला कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, उसने उसका स्टैंडर्ड ले लिया। अब हर किसी का रिलेटिव क्या निकालने लगे, वो एटॉमिक मास निकालने लगे। कैसे, क्योंकि स्टैंडर्ड उनके पास क्या था, हाइड्रोजन था। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर उसका एलिमेंट का मास, जैसे 16 इसका है, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो क्या जाएगा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। वैसे अगर 12 कर दूं, 12 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं तो किसका जाएगा, वो कार्बन का जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर करके वो निकालते गए, ठीक। लेकिन ये क्या किया उन्होंने, हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से, क्योंकि उसे होल नंबर नहीं मिल रहा था, अच्छे नंबर नहीं मिल रहे थे, तो ऑक्सीजन को भी हटा दिया गया। फिर अब जो फाइनल आया है वो आइसोटोप ऑफ कार्बन आया है, जिसको अपन कंसीडर करते हैं 12 होता है उसका मास होता है, 12 उसका मास होता है। क्लियर है। तो ये सब सारी की सारी तुम्हारी चीजें आई थी, और जिसको अपन अब यूनिट आता है यूनिफाइड और एटॉमिक मास। और वैसे तो अब अपन के पास आ गया है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे अपन को पता चल जाता है कि किसका भी क्या मास है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये सारी की सारी तुम्हारी कहानी थी, सिर्फ इसका ही इतना कहानी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का रिलेशन क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये तुम्हारी कहानी थी, चलो इसको खट से लिखो, वैसे भी थ्योरी थी, ठीक है। फिर आगे चलते, चलिए रिलेशन क्या होता है। यहां पर रिलेशन होता है आपका 1 AMU होता क्या है, इज इक्वल टू होता है 1/12 पार्ट, 12th, ठीक है। 1/12 होता है किसका, एक मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, और स्पेसिफिकली कौन सा कार्बन एटम, C12 का, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशन। ये कैसे वैल्यू निकलती होती है, 1 AMU का कितना आंसर आएगा सर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करो, यहां से अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन अपन को क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ कार्बन एटम पता होना चाहिए, एक कार्बन एटम का। ठीक है, तो देखो हम सभी को पता है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम होते हैं, देखो हम सबको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होते हैं। ठीक है, तो भाई कितने ग्राम होगा कार्बन जब उसके अंदर होगा एक एटम, निकाल लेंगे, एक एटम चाहिए ना हमें तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहां पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इज इक्वल टू x ग्राम ऑफ कार्बन। समझ गया, आ गया। ग्राम क्यों निकाला सर, बेटा मास चाहिए है, ये देखो, और 1 का चाहिए है, तो यहां पे वैल्यू को पुट करो, क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 है। ठीक है, और इसका क्या है आपका 12/6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना है, 12 से 12 कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ये आती है आपकी यूनिट, यही होती है आपकी यूनिट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आपकी जो 1 AMU की अगर आपसे पूछ ले कभी यूनिट, यहां पे यू भी लगा सकते हो ऐसे, क्योंकि यूनिफाइड, ठीक है, यहां पर यूनिफाइड मास है ना, तो यहां पर आपसे कभी भी अगर वैल्यू आ गई तो ये इसकी वैल्यू होती है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सिर्फ आपको ऐसे ही याद रखना है। एक फॉर्मूला जो था अपना पीछे अपन ने देखा था, वो कौन सा था, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको ना भूलें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पर अपन ने जो देखा वो ये था एटॉमिक मास। ठीक, फिर अब अपन चलेंगे आगे, जिसमें अपन बातें करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, और अब मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं अपना, कोई भी है CH4, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास सम कर दो, क्या जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अरे इतनी के जल्दी है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो और देख लो, कौन सा है तुम्हारा, देखो यहां पर एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। भाई ये क्या होगा, देखो बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक, एवरेज का मतलब सबका सम करके डिवाइड कर दो 1 से, यही होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास का जितना भी आपका प्रेजेंट है आपके पूरे नेचर में वो, ठीक है, उसका एटॉमिक मास इनटू कर दो और डिवाइड बाय कर दो उससे। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि कितना नेचर के अंदर प्रेजेंट है वो। ठीक है, तो इसका इनटू कर दो रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, ये आपका अबंडेंस लिख दिया, इनटू कर दो इसका एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास, खत्म। जो आएगा आपका वो क्या आएगा, यहां पर आएगा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ, या अपन ने कर दिया तो यहां पे आ जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर, कैसे करेंगे, देखो क्योंकि ये परसेंटेज में है, क्योंकि ये किस में है, परसेंटेज में है, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अगर मुझे मास निकालना है तो। ये तो परसेंटेज मास है ना, मास सिर्फ निकालना है तो क्या कर दो, यहां पर डिवाइड कर दो 100 से, ये 100 से डिवाइड, ये 100 से डिवाइड, यहां पे 10/2 लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे 10 की पावर -2 है, -10 है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 98 है ना, 0.892 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.108 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -10 है ये, और नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, ये भी ऊपर आएगा। इसको और 2 से डिवाइड कर दो तो 0.0108 आ जाएगा ये। ठीक है, ये किसका इतना आ जाएगा, ये जाएगा 0.98 आ जाएगा। क्या करना है, ये वैल्यूज आ गई ना। ठीक है, क्या करा मैंने, सिर्फ 100 से डिवाइड करा है। लेकिन अगर आपको अगर ग्राम में दे तो आपको कोई जरूरत नहीं है 100 से डिवाइड करने की। ठीक है, यहां पर आपको पास नहीं था। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, इन सबको प्लस कर दो, जो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, लगभग लगभग, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, उसके ही लगभग आएगा 12, ऐसे आ जाता है। तो मैंने क्या करा है, ध्यान से सुनो, रिलेटिव अबंडेंस कितना आया, देखो 0.98 इंटू एटॉमिक मास कितना है इसका 12 प्लस, ठीक है, इसका कितना आ रहा है, देखो 0.0108 इंटू क्या है आपका, देखो 13, जो आपको ऊपर दिख रहा है ये क्या है, आपका मास है, ये आपका मास है। ठीक है, प्लस कर दो,
प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया आपका 2 × 10⁻12 इंटू डिवाइड कितने से 14 से। बस आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, लगभग सिमिलर कितना जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। आपको हमेशा रिलेटिव अबंडेंस मिलेगा। उसका क्वेश्चन फेवरेट वाला है क्लोरीन वाला। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, वो एक देगा, उन दोनों के बीच में देगा, ठीक है, और फिर कितना देगा तुम्हें अगर बताओ, ठीक है, एक होता है तुम्हारा 35 36 देगा, उसका अबंडेंस दे देगा और फिर तुमसे कहेगा कि बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा। ठीक है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन, क्लोरीन उसका बड़ा फेवरेट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन देता है। समझ में आ गया? तो आप एटॉमिक मास निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास तो ऐसे निकालोगे। बाकी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने अभी पहले ही बताया था। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे करना है भाई। ठीक, समझ में आ गया? लिखना चाहो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, आपने यूनिट को डिस्कस कर लिया है, अपन ने एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, अब आता है मोलर मास। ठीक है, तो यहां पर एक बंदे से पूछा गया कि क्या तुमको पता है कि CO2 का मास कितना होता है? तो उसने क्या बोला पता है? उसको वो बोलता है कि 12 का कार्बन 32 का O2, सीधा मैं बोलूं 44 होता है मोलर मास ऑफ CO2। ऐसे बोला उसने, है ना? ऐसे बोला उसने। ठीक है, बहुत अच्छे से बोलता है कि 12 का कार्बन 32 का O2, सीधा मैं बोलूं 44 होता है मोलर मास ऑफ CO2। वो कहता तुम्हें कैसे पता, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? तो ये बोलता है मैंने पढ़ा था सर से रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से उसे पता है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। और यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो उसने उसको पकड़ लिया, कहते 16 बोल रहे हो, यहां पे तुमने 32 लिखा है, हो गया गलत। तो वो कहते तुम गलत हो, जरा देखो CO2 को कार्बन कितना है, 1 है, तो कितना रखोगे भाई, 12 रखोगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2 × 16 रखोगे तो कितना जाएगा, ये 44 ग्राम हो जाएगा। तो बस इतना ही कह रहा था। ये ऐसे निकलता है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी निकाल के देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो एक एग्जाम्पल है आपका सबसे अच्छा, देखो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आओगे ना, वो हर जगह ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज भर देगा। ठीक है, तो एक काम करो, उसका मॉलिक्यूलर मास हम यही डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? देखो C6H12O6 यही होता है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। ठीक है, तो फिर से 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। समझ पाए क्या क्या? 6 है इसके एटम कार्बन के, 12 उसका एटॉमिक मास, 12 है एटम किसके, हाइड्रोजन के, 1 उसका एटॉमिक मास। ठीक है, 6 एटम है ऑक्सीजन के और 16 उसका एटॉमिक मास। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम इनटू उसका मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो हमें क्या मिलता है इससे, मोलर मास। मोलर मास हमको यहां से मिल जाता है। समझ गए? तो ऐसे चीजें निकाल रहे हैं हम। चलो तो इसको जरा कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं। ठीक है, यहां पर 6 × 12 यहां पर हो जाएगा 72 72 प्लस से यहां पर 12 प्लस यहां पर 16 6 × 96। इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो गए 2 और 4, यहां पर हो गए 4, मतलब 2 और 2 हो गए 4। ये हो गए आपके 96 के साथ 4 जाएगा तो 100 हो गए। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम जो आएगा किसका आएगा, ग्लूकोज का मास आएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। चलो अपन ने एक एग्जांपल देखा था, तो चलो एक और CH4 का डिस्कस कर लेते हैं। फिर से कार्बन, 12 का कार्बन, फिर से 12 का कार्बन, 4 का हाइड्रोजन, कितना आएगा यहाँ पे, 16 का हो जाएगा CH4। अब हर जगह राइम नहीं बनता है, हर जगह खाना नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझ गए? तो आपको ऐसे डिस्कस करना, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। डिस्कस तो मैं कर रहा हूं, आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? ठीक, तो आप ऐसे बोलोगे, उसको बंदे को याद आ गया कि मैंने ऐसे पढ़ा था, फिर उसने डायरेक्ट बोला कि मोलर मास 44 होता है, मोलर मास ऑफ CO2, बस ऑफ CO2। अब ये रट जाएगा आपको, अब नहीं भूल सकते आप। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, मजे में पढ़ना है यार, ये सब चीजें चलती रहेंगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी चीजें हो गया।
अब एक और चीज आएगी आगे जिसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक ये लिखना चाहो ये लिखो, बहुत बेसिक था ये, इसको याद रखोगे तो पूरा याद हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखिए। अब अपन बात है, बस गाना मत गाओ, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं, वेपर डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है ये वाला। कैसे? वेपर डेंसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड अंडर अ सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि सब कुछ सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, लेकिन अब अगर आपको एक गैस का क्या निकालना है? वेपर डेंसिटी निकालना है, ठीक है। मास निकालना है, उसका रेशियो निकालना है, मास बाय वॉल्यूम भाई डेंसिटी होता है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लो और उसको उसके आप मास और वॉल्यूम के रिलेशन में रख दो, रेशियो में रख दो, तो वो क्या आएगा? आपका वेपर डेंसिटी आएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो जो वेपर डेंसिटी होगा आपका, जो होगा आपका वेपर डेंसिटी, वो क्या होता है? ध्यान से देखना, मास ऑफ सम गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ सम गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम होता है वैसे तो, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया? हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? एक और लिख सकता हूं, देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक और तरीका है, देखो, एक और लिख सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ गैस जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सारा का सारा क्या होता है? आपका वेपर डेंसिटी होता है। समझ में आ गया? ये सारा का सारा होता है आपका वेपर डेंसिटी। अब देखो, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से मैं बना रहा हूं एक इक्वेशन, ठीक है। देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। बहुत काम की चीज आने वाली है आपके, जो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। वेपर डेंसिटी आपको इक्वल में दिख रहा है मास ऑफ सम गैस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कोई भी एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो एटम से मिलकर बनता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मतलब दो एटम से मिलकर ही बनता है ना मॉलिक्यूल, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, दोनों सही है, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको ये वाला जो टर्म है वो कैसा दिख रहा है? देखो, ये वाला जो आपको टर्म है ये क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है रिलेटिव। मैंने क्या बोला था? अगर मोलर मास है, यहां पे अपन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव मोलर मास हो जाएगा। एटम की जगह पे यहां पे अपन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा रिलेटिव एटमिक, रिलेटिव मोलक मास, ठीक है, रिलेटिव मोलर मास, एटमिक नहीं, रिलेटिव मोलर मास हो जाएगा ये। समझ में आ गया? इस पे ध्यान ना दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ऐसा। तो आपको एक रिलेशन कैसा देखने को मिल रहा है? आपको रिलेशन मिल रहा है वेपर जो डेंसिटी है इज इक्वल है 1/2, इसको लिख सकता हूं ना 1/2 इंटू मोलर मास, या फिर मैं मॉलिक्यूलर मास भी लिखूं। एक और है, इसको और अच्छे से लिख लो तो आप समझ जाओगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है? वो डबल होता है किसका? वेपर डेंसिटी का वो क्या होता है बेटा? डबल होता है कि नहीं? इजी, देखो बहुत इजी है। लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी भी, ध्यान से सुनो, जब कभी भी आपको अगर वेपर डेंसिटी पूछ रहा है तो आप हमेशा किस टर्म में बताओगे? हाइड्रोजन के टर्म में बताओगे, ठीक है। जो वेपर डेंसिटी आपकी निकलेगी वो हमेशा हाइड्रोजन के ही रिस्पेक्टिव में निकलेगी। क्यों निकलेगी सर? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला भी डिराइव हो रहा है वो हाइड्रोजन एटम से ही हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखो कि वेपर डेंसिटी जो है वो रिलेटेड है किससे? हाइड्रोजन एटम से। तो अब जब
एक अगर कोई अब एपरेचर है आपके पास या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप गैस निकाल के लेके आ रहे हो, हाइड्रोजन गैस के ऊपर आ रही है अगर वो, तो वहां पर भी आप वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ पाए? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें हाइड्रोजन गैस भी और दूसरी गैस भी है, तो आप वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा उस गैस का। क्लियर? समझ में आ गया सब? ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका था। ठीक, यहां पर क्या आएगा? रिलेटिव मोलर मास ऑफ वो एलिमेंट का आएगा। ठीक है, वो एलिमेंट का आएगा क्योंकि अपन स्टैंडर्ड है इसको लेते थे। समझ पा रहे हो ना? ऑक्सीजन का अगर लिया है ऊपर तो नीचे हाइड्रोजन है, अभी बताया था मैंने, वही वाला आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट लिखना चाहो तो वो लिख लो, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट लिखना चाहो वो लिख लो। क्लियर? तो ये था आपका रिलेशन जो कि आपको लगेगा ही लगेगा, काफी ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं आगे। देखो, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, परसेंटेज कंपोजिशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो उसको हमें निकालना पड़ेगा भाई, कैसा होता है। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, कोई थ्योरी वगैरह उसको समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसका रखो, डिवाइड करो टोटल कंपाउंड से और इनटू कर दो 100 से। कैसे बता रहे हो सर? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो, अगर मैं बात करूं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जरा हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दो। ठीक है, मैंने पूरा पूरा बोल दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो क्या है फॉर्मूला, क्या बोल रहा है आपका? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जिसका निकालना है, उसका मास कितना होता है। देखो मास कितना होगा हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास बता दो। ठीक है, तो वो कितना होगा? देखो 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें, इनटू कर दो 1 से। क्यों? क्योंकि उसका मास कितना होता है? 1 होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इनटू किससे करा है मैंने? एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से मैंने इनटू करा है। ठीक है, डिवाइड कर दो उसके टोटल मास ऑफ कंपाउंड से। अब टोटल मास ऑफ कंपाउंड आपको निकालना पड़ेगा, कैसे करोगे? देखो फिर से 2 × 1 प्लस 16 है किसका? आपका ऑक्सीजन का। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 + 16, ये कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया। तो ये क्या आएगा आपका? ये आ गया आपके पास H2O का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो डिवाइड कर दो यहां पे 18 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू करना पड़ेगा 100 से, तो यहां पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? मास ऑफ कंपाउंड। ये है मास ऑफ कंपाउंड। समझ गए? तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन का पूछ लेते तो क्या करते? ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पे निकाल रहा हूं कि मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है मुझे? निकालना है मान लो ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? वो कितना होता है उसका मास? अभी देखा 16 इंटू कितना प्रेजेंट होगा? वो 1 प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा उसका? टोटल कंपाउंड इंटू 100, टोटल कंपाउंड का मास इंटू 100। समझ में आ गया? तो आपका कुछ ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी, है ना? आपकी कुछ ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर? ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सॉल्व करना है। इजी है, काफी ज्यादा इजी लग रहा होगा आपको तो, है ना? तो आपको सिर्फ ऐसे ही निकालना है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा फंसा के पूछता है। क्या पूछता है वो? परसेंटेज प्योरिटी पूछता है, परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी में भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। उसका जो फेवरेट क्वेश्चन था पहले, वो किसका था? हीमोग्लोबिन को लेके था। हीमोग्लोबिन को लेके एक उसने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें आयरन के जो कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको? अब देखो वो नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तुम फंस सकते हो, नंबर में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो मैंने बताया ही नहीं। तो कैसे नहीं फंसना है, ध्यान से देखो। ये वाला फॉर्मूला ना याद करके, अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला समझ गए, याद कर लिया, तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। कैसे? देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्राम तो वो देगा कि हीमोग्लोबिन का इतना ग्राम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना। परसेंटेज प्योरिटी वो देता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बस वो पूछ रहा है एटम के, नंबर ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है किसके? आयरन के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? ध्यान से देखो, ये वाला जो फॉर्मूला बना है इसको याद रखो। ठीक है, यहां पर परसेंटेज प्योरिटी, मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? देखो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इनटू यहां पर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड की बात चल रही है यहां पे, मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इनटू 100। तो अब क्या करना है? अब यहां से निकाल लोगे तुम। उसने क्या पूछा था तुमसे? देखो, उसने पूछा था नंबर ऑफ
आयरन के एटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम को मैं एक्स रख दो, एटॉमिक मास आपको पता ही होता है किसका, आयरन का, तो यहाँ पे ये रख दो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, हीमोग्लोबिन का वो आपको गिवन देगा, तो वहां पे आप क्या रख दो, यहाँ पे कंपाउंड का मास रख दो, है ना। और परसेंटेज प्योरिटी वो बताता है कि लगभग आपका 9%, 0.9% प्योरिटी है। तो देखो ये आपके पास गिवन होगा, ये आपके पास गिवन होगा, ये आपके पास गिवन है, तो आप ये तो निकाल सकते हो ना, याद रखना इंटू 100 होता ही है ना, वरना वो मत भूल जाना, तो आप ऐसे निकाल लोगे। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट ऐसा जो आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, और एक कुछ आप ऐसा इस्तेमाल करना चाहो तो इसको ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, परसेंटेज प्योरिटी के हिसाब से भी कर सकते हो उसको। क्लियर है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, इससे अलावा ऐसे परसेंटेज प्योरिटी में नहीं पूछेगा वो। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। देखो मेरे को पता है बिना एग्जाम्पल के तो केमिस्ट्री समझ में आती नहीं है, तो यहां से अपन सॉल्व करते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपके पास एक कंपाउंड है जिसके पास 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71 लगभग क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको बताना है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करोगे तुम, सुनते रहना, कैलकुलेट करोगे उसका मोल कितना प्रेजेंट है, ठीक है। देखो हमें ये दिख रहा है 4, 24 और 41, तो ये हो गया आपका लगभग 28 हो गया, ठीक है, और प्लस करके 29 हो जाएगा, और यहाँ पे 71 है, मतलब कि 100 ग्राम 100% का एक कंपाउंड है, वो तो होता ही है सर 100% का, ठीक है। देखो तो मैं इसके बोलूंगा कि 100% के कंपाउंड के अंदर, 100% कंपाउंड के अंदर ध्यान से देखना, यहां पर 4.07% ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो और 24.27% किसका है आपका, ऑफ कार्बन है। सेम ऐसे ही 71.69% ऑफ क्या है आपका, क्लोरीन प्रेजेंट है। मतलब कि 4.07 ग्राम क्या है आपका, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 24.27 ग्राम किसका है, और कार्बन का है, और 71.69 ग्राम ऑफ क्लोरीन है। मैंने ग्राम पे ज्यादा जोर किया है, ठीक है। जो परसेंटेज आपको गिवन होता है वही लगभग आपका ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको समझना, डिकोड करना सीखो। मतलब क्या बोल रहा है ये, 4.07% है ना, मतलब कि 4.07% ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर, ठीक है। डिकोड करना सीखो सबको, ठीक। 24.27 ग्राम किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। 71.65 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम के इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। डिकोड करना सीखो थोड़ा सा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्या है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका कार्बन, ये है आपका क्लोरीन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम मोल, ठीक है, क्योंकि मोल से ही हमें सब चीज पता चल जाती है। तो मोल कैसे करोगे, मोल का एक फॉर्मूला होता है जो आपको आगे आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा यहां पे समझ लें, ठीक है। जो मोल होता है वो होता है आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोल को अपन एन से भी शो करते हैं, जो आपको आगे आएगा उसमें मत घबराओ, ठीक। तो यहां पर अपन मोल निकालेंगे। मोल कैसे हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका गिवन मास कितना है, देखो 4.07, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 1 होता है, तो कितना आएगा, 4.07 ही आएगा, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर लो जरा, तो इसका कितना है 24.27, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 12 होता है, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो अपन 2 लिख के चलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मोल ऑफ कार्बन, ये किसका है, मोल ऑफ हाइड्रोजन। मोल ऑफ क्लोरीन निकाल लो, कितना आएगा, देखो गिवन मास कितना है यहाँ पे 71.69, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5 होता है, तो लगभग ये भी 2 के करीबन आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहां पर मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, मोल ऑफ H, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्बन लिख रहा हूं, मोल ऑफ कार्बन रेशियो मोल ऑफ आपका हाइड्रोजन रेशियो मोल ऑफ क्लोरीन, क्या आ रहा है, देखो यहां पर 1 रेशियो, मतलब 4 रेशियो, कार्बन का कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये आ रहा है 2 रेशियो, ठीक है, 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1, 4 रेशियो आपका फिर आ रहा है 2, ऐसा आ रहा है,
फिर से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, कार्बन का है 2, हाइड्रोजन का आ रहा है 4, तो ये 4, ठीक है, और क्लोरीन का आ रहा है 2, तो ये 2। सिंपल रेशियो क्या होगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है, सिंपल रेशियो से निकलता है, तो उसको निकाल के देख लो, तो ये आ जाएगा आपका 2:1:2:1 ऐसा, ठीक है। तो कार्बन का कितना है, देखो कार्बन 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आपके 2 प्रेजेंट है, और क्लोरीन आपका कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, तो ये हो गया क्लोरीन। तो ये क्या हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हो गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, समझ गए, यही हो गया भाई, ठीक है। यहां पे ये हो गया, सिंपल रेशियो हमने निकाल लिया यहां पे। अब हमें चाहिए क्या है, अब हमें चाहिए होगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे एन की वैल्यू, हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है ना। तो एक काम करते हैं, इसका मास और हमारे पास मोलर मास ऑफ गिवन है, देखो मोलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, तो कैसे करेंगे, देखो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास, तो इस इक्वल टू क्या आता है, आपकी एन की वैल्यू आती है, तो ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो बस रख दो, यहां पे कितना आ रहा है 98.96 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास निकालना पड़ेगा। कार्बन कितने, 1 है, तो यहां पे रख दो कार्बन 12 प्लस 2 × 1 मतलब 2 प्लस यहां पे कितना होगा, ये लगभग 70 हो जाएगा, ये कितना होगा 35.5 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 35.5, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा आपका 14 + 35.5 मतलब ये हो जाएगा 49.5, ठीक है। तो इंपेरिकल मास कितना आ रहा है आपका 49.5, तो यहां पे रख दो 49.5 आ रहा है, इज इक्वल टू एन की वैल्यू। तो एन की जो वैल्यू है लगभग आपको 2 देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है। तो बस यहां पर आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू आ गई तो भाई फॉर्मूला लगा लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है 2 × इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 × क्या हो जाएगा आपका CH2 है ना, CH2Cl हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका C2H4Cl2, तो ये क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे इसको कैसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका EF, ऐसा N दिखा सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों तरीके से दिखा सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला कितना आ रहा है C2H4Cl2, क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे निकाल लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, समझ में आ गया। पहले क्या करोगे, मोल निकाल लोगे, मोल निकालने के बाद आप उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे, सिंपल रेशियो में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, उसका मास निकाल लेना तो आपको एन की वैल्यू आ जाएगी, और एन की वैल्यू आ गई और इंपेरिकल आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 क्या होता है एन × इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 क्योंकि आप एन निकाल चुके हो, इंपेरिकल फॉर्मूला में 2 कर देना, ये जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है वो, ऐसे ही आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है, समझ में आएगा। तो ये वाला अपना ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, और मेरे ख्याल से मैं आपको सफल हुआ हूं समझाने में क्या आपका इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ने कौन सा पुट किया, ये वाला जो है ये अपन ने पुट किया था। पहले हमने ये निकाला, इससे हमने एन की वैल्यू आई तो फिर हमने ये निकाला, समझ में, क्या स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, क्लियर। चलें अपन आगे, इसको लिखना चाहो इसको लिख लो एक एग्जांपल के तौर पर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है आपका, अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहां पर ये तो एकदम बेसिक है, और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप थोड़ा सा खुद से भी पढ़ेंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी करेंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल है, समझ में आ जाएगा एक बार में। क्या बोल रहा है, देखो पहला वाला होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है, मास जो है यहां पे क्या होता है, देखो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना वो बन सकता है, ठीक है, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हो गया, ठीक है। तो बस यही होता है तुम्हारा, ठीक है, इसको देख लेना। लेकिन सर एग्जांपल से बता दूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो अपन समझते हैं एक एग्जांपल से, C6H12O6, ये मेरा फेवरेट क्या है, कंपाउंड, प्लस अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन कर देता हूं, मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और मुझे मिलेगा वाटर मिलेगा, बिल्कुल मिलता है, ऐसा सबको पता है। जब टूटेगा तुम्हारा क्या आंसर, ग्लूकोज। इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 6 आएगा।
अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो, हमको पता है ये ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, यहां पर देखो 6 इंटू, देखो ये ऐसे हो जाएगा 16 है ना, 16 होता है किसका, इसका होता है किसका, मतलब ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है, 2 हैं तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये होगा 32, लेकिन एटम कितने हैं 6 हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो ये 8 है ना, ये होगा आपका 2, ये 1, ये 92, 192 ग्राम ऑफ किसके साथ कर रहा है, 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसका जो मास है वो भी सेम ही आना चाहिए, रिएक्शन के बाद जो है वो मास सेम ही होना चाहिए, वही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो इसका कितना होता है देखो 6 इंटू 44 लिख सकता हूं, प्लस लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 18, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका देखो, ये होगा आपका 4, ये 2, ये हो जाएगा आपका 26, 2 6 ऐसे कुछ आ रहा है आपका। ठीक है, ये होगा आपका देखो 2 4, ये होगा आपका 2, इतना ही आएगा है ना। चलो प्लस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 है ना, ये हो गया 4, ये बच गया आपके पास 108। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें इससे क्या समझ में आएगा, भले हम रिएक्शन करा रहे हैं, भले हम कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, लेकिन मास जो है वो दूसरे साइड चेंज नहीं हो रहा है, टूटने के बाद भी जो चीज बन रही है उसका टोटल मास उतना ही है। समझ पा रहे हो, तो यही होता है आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे लगभग सेम ही आने वाला है, कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना क्या है देखो, यहां पर जो आ रहा है आपका ये जाएगा 2, ये होगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 372 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा देखो, प्लस कर दो इसको, ये हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 1, ये 7, ये हो जाएगा 372। मतलब कि क्या आ रहा है, जब हमने 372 ग्राम की रिएक्शन कराई थी लगभग टोटल, स्टार्टिंग में जब हमारा रिएक्टेंट कितना था 372 ग्राम था, तो प्रोडक्ट साइड भी 372 ग्राम ही बना हुआ है, 372 ग्राम ही बना हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, रिएक्शन कैसी भी हो रही है आपकी, कोई भी हो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जो हो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी हो, लेकिन आपका जो मास है वो उतने का उतना ही आएगा, 372 372 372 सेम ही आएगा। ठीक है, यही बोलता है आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही होता है। समझ में आएगा, इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत इजी सा है, कैसे करोगे, अगर मान लो उसने तुमसे ये पूछ लिया इतना ग्राम ये रिएक्ट कर रहा है इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो ये बताओ कि कितना ऑक्सीजन बनेगा, तो क्या करना है देखो, ये दोनों को प्लस करना, इसको माइनस कर देना, किसको H2O को, तो क्या बचेगा सिर्फ CO2 बनेगा ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, ऐसे कैलकुलेशन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, एक बार मैं करके बता देता हूं कि अगर मुझसे कुछ सिर्फ पूछना है इसका, सिर्फ इसका निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको x रख दूंगा, प्लस कितना है देखो 6 आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और कितना है यहाँ पर 1 है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर 6 हैं आपके कितने, 6 हैं आपके O2 के मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को प्लस करो, इससे माइनस कर दो, तो आपके x की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से कम आते हैं, लेकिन बीच बीच क्वेश्चन में ये आपके जो लॉ हैं वो लगते रहते हैं। क्लियर, तो ये वाला लॉ अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पर देखते हैं, जो कि आपका कौन सा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर ये बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उन्होंने दिया, बोलते हैं जॉफ प्रोस्ट बोलते हैं कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब इसको ऐसे नहीं समझते अपन, अपने तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि आप पानी कहीं का भी ले लो, कोई भी वाटर उठा लो आप, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मेरे एक बोतल में पानी है, ठीक है, तो ये रहा मेरे बोतल में पानी, ठीक है, ये वाला पानी, और आप अगर जो पानी पी रहे हो वो वाला पानी, उसका जो प्रपोर्शन हो रहा, वो जो मॉलिक्यूल होगा, आपके पास भी तो H2O ही है, आपके पास भी तो H2O ही है, और मेरी बोतल में क्या है, H2O ही है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा देखो, यहां पर अगर मैं प्रपोर्शन निकालना जो 2 ग्राम क्या है आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, और यहां पर जो रेशियो है ऑक्सीजन का कितना है देखो 16 है, तो मतलब 1:8 ही होगा आपके पास भी, और मेरे पास भी 1:8 ही होगा। तो जो आपका ये लॉ है वो यही बताता है, आप जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही हैं,
जो भी केमिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, ठीक है, तो वो एक सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वही होता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि ठीक है, एक नेचुरल सैंपल है, ठीक है, जिसमें कार्बन है, कॉपर है और ऑक्सीजन है, देखो, और एक आपका सिंथेटिक सैंपल है, दोनों में देखो कंपोजिशन क्या है, पूरी की पूरी सेम है, दिख रही है, दोनों में कंपोजिशन सेम है, ठीक है, तो यही होता है। क्लियर हो गया। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आपके पास ऐसा वुड है, ठीक है, ये रही आपकी वुड, ठीक, और एक आपके पास एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, ये भी क्या करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, रिलीज करेगा बाहर, और ये जो अगर वुड को जलाओगे तो हमको पता है कि क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, ठीक है, तो ये CO2 गैस और ये CO2 गैस में कोई भी अंतर नहीं होगा, इनका जो प्रपोर्शन होगा, जो कंपोनेंट का प्रपोर्शन होगा वो सेम ही होगा, यही बताता है कि आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली अ सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। देखो आप कोई भी सैंपल उठा लो, आप बना लो या फिर नेचुरली उठा लो, सेम कंपोजिशन रखेगा एलिमेंट के अंदर, ठीक है, तो यही होता है आपका, बहुत सिंपल सा है ना। चलो, तो इसके अलावा कुछ ज्यादा क्वेश्चन ऐसे इसके आते नहीं है, आपसे बस ये पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, भले ही मैं उसको बनाऊं या फिर मैं उसको नेचुरली ऑब्टेन करूं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर, ये बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब है आपका कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे, यहां पर होता है इफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट है, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ध्यान से सुनते चलना, दो एलिमेंट है एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक कार्बन है और एक और कार्बन है, ठीक है, ये आपका एक ऑक्सीजन है, ये एक आपका एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट होगा एक ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे अब, ठीक है। यहां पे बोल रहा है द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब क्या कर रहा है कि इसका अगर मैं मास फिक्स कर दूं, मतलब एक ही कार्बन ले लूं, ठीक है, और यहां पर मैं ले लूं इसका CO2 और इसका सिर्फ एक CO ले लूं, ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, आर इन द सेम रेशियो। अब देखो ये क्या बनाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, मान लो इसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से सुनो चलना, क्या बोल रहे थे, देखो दो एलिमेंट है कंबाइन हो रहे हैं, दो मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, दो एलिमेंट होगा, ये सेम ही एलिमेंट है, लगभग ये दोनों सेम ही एलिमेंट है, ये जब कंबाइन हुए तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, ठीक है, ये बात हो गई तुम्हारी। अब वो क्या कह रहा है कि एक का मास जो है फिक्स कर दो, एक का मास फिक्स है, इसका कितना होगा 12 ग्राम, इसका भी कितना होगा 12 ग्राम, इसका मास फिक्स है। तो अब जो दूसरे का, ध्यान सुनना, अब जो दूसरे का जो मास होगा, दूसरे का मास मतलब O2 का मास जो होगा और एक ऑक्सीजन का जो मास होगा, वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो अगर मैं देखूं इसका, मैं निकालना चाहूं रेशियो, तो यहां पर क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका 12 रेशियो, ठीक है, ये कितना होगा ऑक्सीजन का 32, ठीक है, और यहां पर देखो इसका कितना आएगा 12 रेशियो 16 आएगा, ठीक है। तो उसने ये बोला कि यहां पर जो आपका कार्बन का है ये तो फिक्स्ड मास है, ठीक है, ये क्या है आपका फिक्स है, फिक्स्ड मास है ये, लेकिन अगर मैं इनका एक रेशियो निकालूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो मैं किसका निकाल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का, सिर्फ उनके ऑक्सीजन का, वो आएगा आपका 16:32, मतलब 1:2 आ रहा है, जो कि सही में एक क्या आ रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, 1:2 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर से सुन लो एक बार कि मतलब कि अगर एक चीज फिक्स हो गई, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, देखो इसको मैंने कर दिया ऐसे फिक्स, इसका मास मैंने करा फिक्स और दूसरे का अभी फिक्स नहीं है, तो जैसे ही अगर मैं उसको रिएक्ट करूंगा तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, जो जिसके मास फिक्स नहीं है, वो एक सिंपल होल नंबर आएगा, सिंपल रेशियो में आएगा। यही बोलता है आपका कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, यही होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा वाला, देखो एक और एग्जांपल आप सभी को याद होना चाहिए, H2 प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और H2 प्लस O2 अगर ये कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, H2O2 बनाएगा। अब एग्जांपल से देखते चलो, ठीक है, फिर से थोड़ा सा कलर में चेंज, ये आ गया, ये नहीं ये आ गया, ध्यान से देखो। अब क्या करूं, ये जो H2 है और ये जो H2 है, इनका क्या हो गया, फिक्स हो गया मास, इसका मास फिक्स हो गया, ठीक है, तो इसका रेशियो और जो इसका रेशियो है, ये एक सिंपल रेशियो आना चाहिए, सिंपल प्रोपोर्शन में आना चाहिए, यही क्या होता है,
डेफिनेट प्रपोर्शन का लॉ होता है। कैसे आएगा देखो, मतलब मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ होता है। देखो ये ऑक्सीजन का रेशियो मतलब कितना होगा, ये 16 होगा, और इसका रेशियो कितना होगा, ये 32 होगा, कितना जाएगा 1:2 आ गया ये भी। तो ये भी क्या है, एक सिंपल रेशियो है कि नहीं है। तो यही तो होता है आपका कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मतलब कोई किसी के भी साथ रिएक्ट करे, लेकिन अगर एक को मैंने क्या कर दिया, अपना बंदा खड़ा कर दिया, तो वो अपने हिसाब से चलाएगा। मतलब क्या करेगा, वो वहां पर एक सिंपल रेशियो में ही लेके आएगा। अपना बंदा क्या करेगा, मतलब वो फिक्स है ना, वो तो मेरा ही दोस्त है, समझ गए। तो कोई भी कंपटीशन में आएगा वो जिताएगा मेरे को ही, वो सिंपली जिता देगा मेरे को एक अलग रेशियो में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो बस यही होता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक होता है रेसिप्रोकल, जिसमें से आपको ऐसे खास क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्लियर। चलो आगे। तो यहां पर अपन ने सारे लॉज के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अपन ने एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, सारे के सारे अपन यहां पर डिस्कस कर चुके हैं और खत्म भी कर दिए हैं, ठीक है। अब वैसे ये उम्मीद है कि आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। एक जो लॉ है अपना याद रखना, वो कौन सा है, एक तो एवोगैड्रो लॉ और दूसरा है आपका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो उसमें मत घबराना, वो इजी है। यहाँ पे अपन ने 2 एलिमेंट के बारे में देखा था, वहां पर 3 हो जाते हैं रेसिप्रोकल में, ठीक है। और एवोगैड्रो में बस ये होता है कि अगर सिंपल वॉल्यूम है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं सब चीजों को कांस्टेंट कर दूं, तो क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे दोनों साइड। अगर इक्वल नंबर ऑफ आपका क्या है, वॉल्यूम है, तो आपका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैसेस के, ठीक है। यही बस पूछता है, वो ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अपन ने लॉ के सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपने पढ़े हैं, एकदम लॉक हो गए होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। काफी ज्यादा मजे में पढ़े। तो उम्मीद कर रहा हूं आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बाय बाय।